हेलो, नमस्कार आप सभी को। देखिए आज का अपना जो पीवाईक्यू डिस्कशन क्लास है, इसमें हम आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इवोल्यूशन यूनिट से हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले की वीडियो में भी हमने लास्ट पीवाईक्यूज़ के बारे में डिस्कशन किया है, तो आप उन वीडियोस को जरूर से देखिए, क्योंकि यहाँ इवोल्यूशन यूनिट से बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन हैं जो हर बार एग्जाम्स में आते हैं और आप थोड़ा सा एफर्ट करके उनको आराम से सही भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। देखिए पहला क्वेश्चन जो अपने पास है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइलोजेनीज बेस्ट रिप्रेजेंट्स द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमोंग व्हेल, डॉल्फिन, सील, डियर एंड डॉग। तो हमें पर्टिकुलर एक ग्रुप दिया हुआ है जिसमें वेल्स हैं, डॉल्फिन हैं, सील मछलियां हैं, हिरण हैं और डॉग्स हैं। तो एक या दो क्वेश्चन आपको पेपर में इस प्रकार का मिल जाता है, जो अलग अलग जो टाक्सा हैं उनके रिलेशनशिप्स या एक्विजिशन जो कैरेक्टर्स के रहे हुए होते हैं उनके आधार पे हमें इनके आंसर्स हैं वो देने होते हैं। देखो अगर हम इन अलग अलग स्पीसीज के बीच में जो सिमिलैरिटीज है उसकी बात करें तो सबसे ज़्यादा जो करेक्ट ट्री यहाँ पे दिया हुआ है, फाइलोजेनिक ट्री जो बनाए हुए हैं, उसमें सेकंड नंबर पे जो है दैट इज़ द मोस्ट करेक्ट आंसर। कुछ चीज़ें आपको ध्यान देनी है कि जैसे सील मछलियाँ और डॉग्स ये कार्निवोर्स हैं, वेल्स डॉल्फिन ये स्विमिंग के लिए, और ऐसे जो डियर है ये हर्बीवोर है। तो कौन से स्पीसीज के कैरेक्टर्स किन के साथ ज़्यादा मैच हो रहे हैं, या तो आप वैसे ध्यान में रखें या पर्टिकुलर रिलेशनशिप आपको पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे कितना डिफरेंट है कि डियर और डॉग इनके एंसेस्टर इस प्रकार से क्लोज रहे हुए, तो इम्पॉसिबल है। अगर आपको बहुत कुछ ज़्यादा नहीं भी पता है तो भी क्वेश्चन में एक या दो चीज़ ऐसी हैं जो हम निकाल सकते हैं। थर्ड वन के अंदर भी ये बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रोडिक्टरी इश्यू है कि डियर और डॉग, हाँ ऐसे लग सकता होगा कि भाई चलो उनके भी चार पैर हैं, उनके भी चार पैर हैं, लेकिन हैबिट जो है, क्योंकि इवोल्यूशन के अंदर सरवाइव करने को लेकर के जो कैरेक्टर्स हैं उनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहा हुआ है, और फीडिंग हैबिट इसमें आप जानते हैं कि बहुत एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर होता है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपको ज़्यादा कुछ नहीं पता तो भी आप ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। फोर्थ वन के अंदर जो है कि डियर एंड डॉग, पहला बात तो यही आपको नेगलेक्ट कर देगा। फिर इसमें एक बहुत ही स्पेशल पॉइंट और डाला हुआ है कि यहाँ पे वेल, डॉल्फिन और सील तीनों को लगभग एक ही समय पे एक कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व करके दिखाया हुआ है, और उनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो लगभग इक्वल है, जो कि इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता। या ऐसा हम पार्सिमोनी प्रिंसिपल्स या लाइवलीहुड के अकॉर्डिंग बात करें तो ये होता ही नहीं है। तो कुछ क्वेश्चन तो क्लेडोग्राम कौन सा सही है, ट्री कौन सा सही है, उसका आता है, तो वहाँ पे हमें ऐसे इश्यूज को हटाना होता है कि ये एप्लीकेबल नहीं होते हैं। तो राइट वन भी ऑप्शन नंबर सेकंड के अंदर सारा जो रिलेशनशिप है वो हमें करेक्ट मिल रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपन कि यहाँ पे भी अपन को एक ट्री दिया हुआ है कि द फाइलोजेनी बिलो शोज इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन 9 एक्सटेंट बर्ड स्पीसीज। तो यहाँ पे 9 स्पीसीज है बर्ड्स की, उनके बीच में जो रिलेशंस हैं वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। या तो उनके अंदर रेड कलर के पंख हैं या ब्लू कलर के पंख हैं। तो पंखों के कलर को लेके वेरिएशन है कि या तो उनके अंदर रेड कलर होगा या उनमें ब्लू कलर होगा। ठीक है, देखो ऐसे क्वेश्चंस को करने में आपको एक चीज़ ध्यान देनी होती है कि जैसे यहाँ पे 9 नंबर दिया हुआ है, तो एक तो आपका कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ऐसा कोई करैक्टर जो पाया जाता है प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द स्पीसीज। जैसे यहाँ पे पूरा एक ग्रुप है और इस ग्रुप के अंदर मोस्टली स्पीसीज में जो करैक्टर प्रेजेंट होगा वो एंसेस्ट्रल होता है, तो उस करैक्टर्स को अपन एंसेस्ट्रल करैक्टर मानेंगे। जैसे यहाँ पे 2 कलर हैं कि भाई जो पूर्वज हैं वो यहाँ पे अपन को दिखाए हुए हैं पी, तो ये इनके एंसेस्टर हैं।
और एंसेस्टर में कौन सा करैक्टर रहा हुआ है वो अपन डिसाइड करेंगे कि 9 में से रेड और ब्लू किस प्रकार से। पहला तो ये पॉइंट होता है, ये एक कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा ऐसा ही लगाएंगे। दूसरी खास बात क्या होती है कि जब भी हम किसी ट्री को बनाते हैं तो हमें मैक्सिमम लाइक्लीहुड फॉलो या मिनिमम पार्सिमोनी प्रिंसिपल जो होता है उसको फॉलो करना पड़ता है। पार्सिमोनी प्रिंसिपल अपन फॉलो करते हैं और पार्सिमोनी प्रिंसिपल अपन को ये सजेस्ट करता है कि सेम करैक्टर मल्टीपल टाइम एक्विसाइड अपन ना कराएं। मल्टीपल टाइम उसका एक्विजिशन अगर कराते हैं तो वो रॉन्ग है। इसका मतलब ऐसा होता है कि मान लो कि कोई करैक्टर है वो आपको 4 जगह पे मिलता है, तो बेटर है कि उन चारों के कॉमन एंसेस्टर में वो करैक्टर आ जाए, फिर उन चारों में मिल रहा हो, वो ज़्यादा सही कॉन्सेप्ट होती है। इंस्टेड कि अपन 3 में एक साथ करैक्टर आया, एक में अलग आया, तो एक से ज़्यादा बार अगर किसी करैक्टर को अपन किसी लिनेज के अंदर एक्विसाइड करवाते हैं या उसका ओरिजिन लेना चाहते हैं अपन, तो वो हमारे प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ज़्यादा सही नहीं होता। तो दोनों बातों का अपन को यहाँ पे अप्लाई करना है। देखिए अपन 1 बाय 1 करके इसको देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे बात करें कि रेड कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 में रेड है, और जो ब्लू है दैट इज ओनली इन 1 2 3 एंड 4। तो टोटल 9 टास्क अपन को दिए हुए हैं, 9 ग्रुप्स अपन को दिए हुए हैं, उनमें से 5 में रेड कलर है, 4 के अंदर ब्लू कलर है। ठीक है, अब पहला कॉन्सेप्ट देखेंगे तो अपन को ऐसे लगेगा कि जैसे अपन कहते हैं कि भाई मैक्सिमम में क्या है, तो मैक्सिमम में तो 5 बड़ा नंबर है, तो 5 में क्या है, रेड है। तो अगर अपन 5 में रेड लेते हैं तो एक एंगल से तो ये सही हो जाएगा, बट इसकी श्योरिटी नहीं है। तो आपको देखना है कि ये अगर आप ब्लू को लेते हैं तो क्या ये, क्योंकि इसमें केवल 1 का डिफरेंस आ रहा है कि 5 और 4 बहुत ही नियर बाई नंबर हैं, तो क्या कहीं ब्लू तो नहीं हो सकता। ठीक है, एक बार जैसे आप रेड को लेके चलते हैं कि अपन रेड को एंसेस्टर मान लेते हैं। सपोज हमने रेड को एंसेस्टर मान लिया, तो हमें ब्लू करैक्टर कहाँ एक्विसाइड कराना पड़ रहा है। तो देखो, एक तो ब्लू करैक्टर अपन को यहाँ एक्विसाइड करना पड़ेगा ताकि इन दोनों के अंदर ब्लू आ जाए। ठीक है, एक हमें एक्विसाइड कराना पड़ेगा इस लिनेज में कहीं पे, और एक हमें यहाँ पे। तो हमें ब्लू कलर को एक्विसाइड करवाना पड़ा है 3 टाइम। ठीक है, अब आप दूसरा कंपैरिजन कर लीजिए कि अब हम मान लेते हैं कि जो एंसेस्ट्रल करैक्टर है वो अपन ले लेते हैं ब्लू, कि इनका ब्लू कलर अगर एंसेस्ट्रल है तो फिर अपन को रेड एक्विसाइड करवाना पड़ेगा। तो रेड करैक्टर को अपन एक्विसाइड कराएंगे। तो रेड करैक्टर कहाँ एक्विसाइड होगा, देखो रेड करैक्टर को अपन यहाँ एक्विसाइड करा सकते हैं, तो तीनों लिनेज में आ जाएगा। ठीक है, सिंपली अपन को रेड कलर एक यहाँ पे एक्विसाइड कराना है, तो इन दोनों के अंदर आ जाएगा, बाकी सब के अंदर ब्लू है वो मिल जाएगा। तो रेड करैक्टर अपन को एक्विसाइड कराना पड़ रहा है 2 टाइम्स। तो देखने पे लगता है कि रेड एंसेस्टर होना चाहिए, लेकिन अगर रेड को एंसेस्टर लेते हैं तो हमें दूसरा करैक्टर 3 जगह पे एक्विसाइड कराना पड़ता है। अगर हम ब्लू कलर को लेते हैं तो हमें दूसरा कलर केवल 2 जगह पे एक्विसाइड कराना पड़ता है। तो ज़्यादा सही जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हम ज़्यादा बार सेम करैक्टर को अलग अलग लिनेज में एक्विसाइड ना करवाएं। तो राइट आंसर क्या होगा कि एंसेस्टर्स इनके ब्लू हैं और रेड कलर 2 जगह पे एक्विसाइड किया गया है। कहाँ एक्विसाइड किया गया है, जो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड हैं उनके एंसेस्टर में, और फिर यहाँ एक सेकंड जगह अपन को और मिल रही है। तो राइट ऑप्शंस अपन देखेंगे कि एंसेस्टर जो दिया हुआ है दैट इज़ ब्लू, तो एंसेस्टर अपन रेड नहीं ले सकते। और भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं कि रेड तो पॉसिबल ही नहीं है, अपना एक्विजिशन वाला कॉन्सेप्ट लागू नहीं होगा। और एंसेस्टर स्टेट्स दैट द पी इज मोर लाइकली बी रेड,
तो मोर लाइकली बी रेड कि इसकी संभावना ज़्यादा है या दूसरे की संभावना ज़्यादा बताएं। संभावना ज़्यादा नहीं बतानी है क्योंकि हमें तो एग्जैक्टली जो ट्री है वो दिया गया है, उसके करैक्टर बताए गए हैं, उनके लिनेजेज अपन को शो हैं, तो अपन तो सटीक इन्फॉर्मेशन, क्योंकि जब बना हुआ है तो उसमें पार्सिमोनी प्रिंसिपल तो लगाया हुआ ही है, मैक्सिमम लाइक्लीहुड लगा हुआ ही है, तो कोई हो सकता है या पॉसिबिलिटी है वो अपन लागू नहीं करेंगे। तो एग्जैक्टली अपन बता सकते हैं कि ब्लू कलर इनके पूर्वज में रहा हुआ है और रेड कलर केवल इस ग्रुप में 2 ऐसे जगह हैं जहां अलग अलग एक्विसाइट हुआ है। तो राइट आंसर विल बी फर्स्ट वन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। ये था कि ए पॉपुलेशन दैट इज इन हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम, ठीक है, 40% ऑफ द प्लांट्स आर रिसेसिव होमोजाइगस। तो जैसे रिसेसिव होमोजाइगस के लिए अपन स्मॉल ए एल ले लें तो वो 40% हैं। तो ये एक्चुअल में क्या होते हैं, ये अपनी हार्डी विनबर्ग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्यू स्क्वायर है। तो क्यू स्क्वायर कितना है, 40%। एंड प्रोड्यूस वाइट फ्लावर्स, और इनके फ्लावर हैं वो वाइट आते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन द पॉपुलेशन इज़ 1400, तो पॉपुलेशन की जो साइज है वो हमें दिया हुआ है कि 1400 प्लांट्स हैं, टोटल नंबर 1400। तो अपन को पूछा जा रहा है कि द नंबर ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट रेड फ्लावर वाले कितने, यानी कि कैपिटल ए जिनको अपन पी स्क्वायर बोल सकते हैं, इनकी संख्या बतानी है। ऐसे अपन को बताना है कि जो हेट्रोजाइगस हैं, ये वाले तो यहाँ पे पिंक रेड कलर देंगे, और जो हेट्रोजाइगस हैं वो 2pq के बराबर होते हैं, तो वो यहाँ पे बताया गया है कि पिंक कलर है। तो क्वेश्चन जो बनाया गया वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अकॉर्डिंग बनाया गया, तो उसका तो हमें कोई मतलब नहीं यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस, क्योंकि जेनेटिक्स का क्वेश्चन अगर कर रहे होते तो वहाँ पे फिर भी चलो सही लगता है कि कुछ सोचेंगे इसके बारे में, लेकिन यहाँ पे तो हमें हेट्रो को 2pq ही लेना होता है, तो कलर क्या आ रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो एलिल फ्रीक्वेंसी काम में लेनी होती है। ओके, तो देखो जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हमारा पहला काम होता है कि हमें जो क्यू स्क्वायर दिया हुआ है यहाँ से अपन क्यू निकालेंगे। तो क्यू स्क्वायर का मतलब 40% है, तो दिस इज 40/100 यानी कि 0.4, ठीक है। अब 0.4 की वैल्यू आ रही है कि क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0.4, तो Q की वैल्यू हो जाएगी √0.4 और इसकी वैल्यू आएगी अपने पास 0.632। तो ये हमारे पास Q की वैल्यू आ गई, और जब हम Q की वैल्यू निकाल लेते हैं तो फिर P का मतलब हो जाएगा कि अगर पॉपुलेशन हार्डी विनबर्ग पे है तो P = 1 - Q होता है। तो अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। 1 - 0.632 = ये आ जाएगा 0.368। तो यहाँ P की वैल्यू आ गई है 0.368 और Q की वैल्यू आ गई 0.632। अब अपन को यहाँ पे रेड वाले निकालने हैं, तो ये P स्क्वायर होगा। तो P स्क्वायर का मतलब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो P स्क्वायर हो जाएगा हमारा 13.54%, यानी कि 0.368 मल्टीप्लाइड बाई 0.368। तो इसकी जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये हो जाएगा 13.54%, क्योंकि वैल्यू आएगी 1354। फिर आप उसको मल्टीप्लाई करें 100 से, तो ये हो जाएगा 13.54%। तो 100 में से हमारे पौधे होंगे ऐसे 13.54, तो 1400 में से कितने होंगे वो अपन इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दैट विल बी 189, ये नंबर आएगा 189.59। तो रेड कलर के जो प्लांट हैं वो 189 होने चाहिए, तो ये फिगर यहाँ पे है 189। हालांकि जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो डाटा सही नहीं है, डाटा यहाँ पे रॉन्ग है, बट एग्जैक्टली वैल्यू ये यहीं पे सेट होगी। दूसरे जो हेट्रोजाइगस हैं उनको भी अगर हम निकालें तो वो हो जाएगा 2
इंटू पी की वैल्यू है हमारी 0.368 इंटू 0.632। तो सिमिलरली आप इसको फॉलो करेंगे तो ये आएगा 0.465। मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको 100 से तो ये हो जाएगा 46.5% और टोटल नंबर निकल के आएगा दिस विल बी 651। तो जो पिंक वाले हैं हेटेरो वो 651 होंगे, तो 650.8 जो है ये बिल्कुल सही नंबर होगा। तो ऐसे अपन पहला काम ये होता है कि जो डाटा दिया हुआ उसमें हमें स्क्वायर रूट निकालना होता है, तो स्क्वायर किसका है, तो रिसेसिव होमोजाइगस दिया हुआ है तो अपन क्यू स्क्वायर मानेंगे। 40% है, बस थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपका ये रह सकता है कि 40% है तो आप अंडर रूट जो निकालते हैं वो 40 का नहीं निकालेंगे, क्योंकि क्यू की वैल्यू जो होगी वो यहाँ पे 40 को आप टर्न करेंगे तो 0.4 आएगा। तो क्यू स्क्वायर जो बताते हैं वो तो होता है फिनोटिपिक रेशियो, और क्यू जो निकल के आता है वो आता है हमारा एलिलिक फ्रीक्वेंसी। तो हार्डी-वेनबर्ग के इक्वेशन नॉर्मली आते रहते हैं पेपर्स में, आपको करना आना चाहिए। ये थोड़ा सा क्या है कि डाटा इसमें गलत दिया हुआ है, लेकिन एग्जैक्टली जो मैच हो रहा है वो तो अपन यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन कि गिवन बिलो आर फ्यू स्टेटमेंट्स ऑन कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू जीनोम इवोल्यूशन, कि जीनोम इवोल्यूशन से जुड़े हुए कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम यहाँ पे ABCD करके दिए हुए हैं, और फिर उनमें से हमें करेक्ट इनकरेक्ट है वो बताने। तो फाइनली यहाँ पे अगर हम बात करें तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स अपन यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो ट्रू फॉल्स के अकॉर्डिंग अपन देख लेते हैं। हाँ, देखिए पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन्स, कि किसी जीन के अंदर बीच में इंट्रॉन अगर पाए जाते हैं, जैसे अपन यूकैरियोट के जीन लेते हैं तो उनमें इंट्रॉन्स है ना, तो इंट्रॉन्स का पाया जाना इन सम क्लोरोप्लास्ट जीन्स, कि कुछ क्लोरोप्लास्ट जीन्स में इंट्रॉन पाए जाते हैं, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट है उसका ओरिजिन प्रोकैरियोटिक सिस्टम से लिया हुआ है। इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी है वो उसको सजेस्ट करती है। तो प्रोकैरियोटिक सिस्टम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक सिस्टम है, क्लोरोप्लास्ट प्रोकैरियोटिक सिस्टम है। तो प्रोकैरियोट्स में इंट्रॉन नहीं होते, लेकिन कुछ एक के अंदर ये इंट्रॉन पाए जाते हैं। तो मोस्टली के अंदर तो इंट्रॉन एब्सेंट है, लेकिन कुछ एक में प्रेजेंट है। तो ये हमें ये चीज़ सजेस्ट करता है कि द एंडोसिम्बायोटिक जो कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग जो एंडोसिम्बायोसिस हुआ है वो कब हुआ है, अकर्ड बिफोर द लॉस ऑफ इंट्रॉन्स इन प्रोकैरियोट्स, कि प्रोकैरियोट्स के अंदर जो इंट्रॉन्स हैं उनका लॉस्ट हो गया, उसके बाद में जो एंडोसिम्बायोसिस है वो हुई है, क्लोरोप्लास्ट है वो बड़ी सेल्स के अंदर एनगल्फ किया गया, और फिर आज हमें सेल्स के अंदर जो फोटोसिंथेटिक सेल्स हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट मिलता है। और ये चीज़ सपोर्ट करती है, सपोर्ट द हाइपोथेसिस दैट जीन्स ओरिजिनेटेड एज इंटरप्टेड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, देखो जीनोम इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट सारा क्या है, जीनोम इवोल्यूशन। जीनोम इवोल्यूशन हमें ये बताता है कि जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर जीनोम साइज छोटी है, उसके बाद में बड़ा हुआ है। तो ये जो कहना चाहता है कि पहले इंट्रॉन होंगे तो जीनोम बड़े होंगे, और फिर इंट्रॉन लॉस्ट हो गए तो इसका मतलब जीनोम छोटा हो गया, तो बड़े से छोटा जीनोम हो गया, और फिर वापस से कुछ एक के अंदर प्रेजेंट है। तो कोई करैक्टर है वो पहले गायब हुआ, वो गायब होना ही जीनोम इवोल्यूशन को सपोर्ट नहीं करता, और फिर अपन दोबारा से सम के अंदर उसको एक्विसाइड कराना चाहते हैं। तो ये दोनों जगह पे गलत स्टेटमेंट लग रहा है, तो ये सपोर्ट नहीं होगा। ऐसे अगर हम बात करें कि नेगेटिव सिलेक्शन, नेगेटिव सिलेक्शन का मतलब है कि कोई चीज़ डिसफेवर होगी। नेगेटिव सिलेक्शन इज एसोसिएट विथ इंक्रीज रेट ऑफ, कि जैसे जैसे हम ज़्यादा करेंगे, क्या ज़्यादा करेंगे, नॉन सिनोनिमस सब्स्टिट्यूशंस। अब देखो लैंग्वेज को अगर आप लगातार पढ़ते जाएंगे तो कंफ्यूज से हो जाएंगे, तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप एक बार नॉन सिनोनिमस सब्स्टिट्यूशन को यहाँ पे होल्ड करके इसका मीनिंग क्या है उसको अप्लाई करें। देखो नॉन सिनोनिमस का मतलब होता है
कि चेंज हो जाएगा, चेंज इन अमीनो एसिड, कि कोई ऐसा म्यूटेशन हुआ है, सब्स्टिट्यूशन हुआ है और उससे अमीनो एसिड हैं वो चेंज हो गए, तो दिस इज नॉन सिनोनिमस अमीनो एसिड। तो उनको डिसफेवर किया गया है, कंपैरिजन कर रहे हैं किसके साथ में, सिनोनिमस, यानी कि अमीनो एसिड में नो चेंज हुआ हो। अगेन आपको वही चीज़ फॉलो करनी है कि जीनोम इवोल्यूशन के हिसाब से बात करें तो अगर जीन चेंज होंगे, नंबर ऑफ जीन्स बढ़ेगा, नंबर ऑफ सीक्वेंसेज बढ़ेगा, डाइवर्सिफिकेशन होगा, तभी तो अपन जीनोम का इवोल्यूशन लेते हैं। तो अगर कोई अलग अमीनो एसिड के लिए चेंजेज हुए हैं या कोई जीन में चेंजेज हुए हैं जो कि अलग अमीनो एसिड को कोड कर सकते हैं, क्योंकि अलग अमीनो एसिड से अलग स्ट्रक्चर है, अलग फंक्शन है, तो नॉन सिनोनिमस ने जीनोम इवोल्यूशन के लिए काम किया है, तो ये डिसफेवर नहीं हो सकता, तो ये भी गलत है। हालांकि जीनोम के अंदर जो सिनोनिमस म्यूटेशंस हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन वो तो साइलेंट है, उनसे फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। लेकिन जीनोम इवोल्यूशन तो ये कहता है कि जीनोम है, उसमें नंबर ऑफ जीन डाइवर्सिफाइड हुए हैं, उनका नंबर बढ़ा है, फंक्शंस बढ़े हैं ऑर्गेनिज्म के, तो वो हमारा नॉन सिनोनिमस को जगह मिली हो तब हो सकता है। तो नॉन सिनोनिमस को जगह देंगे तो फिर ये डिसफेवर चीज़ फॉलो नहीं हो सकती, तो बी इज़ रॉन्ग। ऐसे फिर नेक्स्ट आ जाइए कि न्यूक्लियोटाइड सब्स्टिट्यूशन, कि किसी एक न्यूक्लियोटाइड की जगह पे कोई दूसरा आ जाए तो उसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड सब्स्टिट्यूशन। उसकी रेट्स जो हैं ड्यूरिंग इवोल्यूशन कैन बी इन्फर्ड, कि आप उनका पता लगा सकते हो। इन्फर्ड का मतलब टू नो होता है, कि आप उनको जान सकते हो। फ्रॉम द डाइवर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस दैट आर नॉन फंक्शनल और न्यूट्रल। देखो इसका मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि कितना न्यूक्लियोटाइड में चेंजेज हुए, न्यूक्लियोटाइड सब्स्टिट्यूशन की रेट्स क्या हैं, कितना हुआ, इसका हम पता लगा सकते हैं। कैसे कि डाइवर्जेंस कितना हुआ, कि वापस में वो कितना मैच नहीं करते, और न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेज जो आपस में मैच नहीं करती दैट आर नॉन फंक्शनल और न्यूट्रल। तो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस तो हम किसी की भी मैच कर सकते हैं। जैसे मान लो कि आपके पास कोई लिनेज था, ये स्प्लिट हो गया, इसमें आगे 2 ब्रांचेज हैं, तो इनके बीच में कितना डाइवर्जेंस है, तो वो हम इनके न्यूक्लियोटाइड्स को मैच करके बता सकते हैं। तो उसमें नॉन फंक्शनल, न्यूट्रल, ऐसे कोई भी जीन अपन ले सकते हैं। तो ये तो अपना सही कॉन्सेप्ट है। और वैसे देखा भी जाए तो अगर आप डाइवर्जेंस कराएंगे, सीक्वेंसेज में चेंज कराएंगे, उसी से हमें न्यू करैक्टर्स हैं वो भी मिलेंगे। तो हालांकि वैसे तो यहाँ पे नॉन फंक्शनल और न्यूट्रल ही बोला गया है, लेकिन अगर हम कोई जीनोम जिसमें इतने चेंजेस आ गए, चाहे उनसे फ़र्क नहीं पड़ता हो, लेकिन अगर हम उनके सीक्वेंसेस को मिलाएंगे तो कितने जगह पे न्यूक्लियोटाइड मैच नहीं हो रहे, कितने मैच हो रहे हैं, उनसे अपन डाइवर्जेंस क्या है, और न्यूक्लियोटाइड सब्स्टिट्यूशन रेट जो भी है अपन किसी लिनेज में क्या मान रहे हैं, उसके आधार पे हम ये भी बता सकते हैं कि इनको कॉमन एंसेस्टर से डाइवर्ज हुए कितना टाइम हो गया। तो ये तो सही बात है कि अपन नॉन फंक्शनल, न्यूट्रल, फंक्शनल सभी सीक्वेंसेस को काम में ले सकते हैं। फिर था कि पॉजिटिव सिलेक्शन। पॉजिटिव सिलेक्शन का मतलब फेवर किया जाएगा, जैसे नेगेटिव सिलेक्शन का मतलब डिसफेवर होता है, वैसे इसका मतलब हो जाएगा कि फेवर किया जाएगा। इज एसोसिएटेड विथ इंक्रीज रेट ऑफ नॉन सिनोनिमस सब्स्टिट्यूशंस एज कंपेयर टू, क्योंकि ये तो हमारा स्टेटमेंट बी का रिवर्स है, तो सही होना ही होना है। तो जीनोम साइज के इवोल्यूशन को लेकर के कि पहले बड़े जीनोम थे फिर छोटे हो गए, गलत बात है, और जो बदला उसको ज़्यादा जगह नहीं मिली, ये भी गलत बात है। और फिर हम कितना चेंज हुआ है, कितना साइज में या इवोल्यूशन के साथ में अपन जोड़ना चाहें तो हम किन्हीं भी सीक्वेंसेस को न्यूक्लियोटाइड सब्स्टिट्यूशन के ऊपर कंपेयर कर सकते हैं। तो ए और बी हमारे नहीं हो सकते, तो इनकरेक्ट के अकॉर्डिंग ए और बी ही इनकरेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। ये था कि फेल्स्टेन-जॉन, है ना, एक नया टर्म, नया पॉइंट बनाया गया क्वेश्चन के लिए
इन ए फाइलोजेनेटिक ट्री रेफर्स टू ए रीजन ऑफ ट्री स्पेस जहाँ पे, तो जो फाइलोजेनेटिक ट्रीज होते हैं उस ट्री के अंदर कौन सा भाग होता है जिसको अपन फेल्स्टीन जोन के नाम से जानते हैं। फेल्स्टीन जोन क्या चीज़ होती है? देखिए, जो हम ट्रीज बनाते हैं उनके अंदर ब्रांचेज होती हैं, है ना। जो भी अपन फाइलोजेनेटिक ट्री बनाते हैं उसमें हम ब्रांचेज दिखाते हैं, और ब्रांचेज अराइज होती हैं, अराइज फ्रॉम एंसेस्टर, कि जो एंसेस्टर होते हैं उनसे ब्रांचेज हम दिखाते हैं, ठीक है। तो फेल्स्टीन जोन का कनेक्शन है ब्रांच लेंथ हेटेरोजेनेसिटी से, ब्रांच लेंथ हेटेरोजेनेसिटी, हेटेरोजेनेसिटी। तो ब्रांचेज जो बनती हैं और उन ब्रांचेज की लंबाई के अंदर जो हेटेरोजेनेसिटी होती है वहाँ से इसका कनेक्शन होता है। हाँ, तो ब्रांच लेंथ हेटेरोजेनेसिटी की अगर हम बात करें तो उसको अपन एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे सपोज अपन ने एक ट्री बनाया, और एक दूसरा ट्री अपन बनाते हैं। तो ब्रांच की लंबाई का बराबर नहीं होना, है ना। हेटेरोजेनेसिटी का सिंपल सा मीनिंग क्या है कि ब्रांच की जो लंबाई है वो बराबर नहीं है। दिस इज ब्रांच लेंथ हेटेरोजेनेसिटी। तो पहला जो अपन फिगर देख रहे हैं इसमें ब्रांच की लंबाई बराबर नहीं है, एक ब्रांच छोटी है, एक ब्रांच बड़ी है, हेटेरोजेनस ब्रांचेज हैं। ऐसे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी ब्रांच है वो अनइक्वल लेंथ की है, पैटर्न अलग अलग है। ब्रांचिंग जैसे यहाँ पे दोनों एक साइड की अपन ने ले रखी हैं, यहाँ पे है ना, दोनों छोटी एक साइड में, दोनों बड़ी एक साइड में, यहाँ पे एक छोटी और एक बड़ी एक साइड में अपन ने लिए। तो कोई भी ट्री हो उसमें ब्रांचिंग जो अपन दिखा रहे हैं या जो भी हम ब्रांचिंग वहाँ पे शो करना चाहते हैं, ब्रांच की लेंथ में अगर हेटेरोजेनेसिटी होती है तो हम दो वर्ड यूज करते हैं। पहला तो अपना होता है फेल्स्टीन जोन, कि इस वाले पहले पैटर्न को अपन बोलते हैं फेल्स्टीन जोन, जबकि जो दूसरा है उसको अपन बोलते हैं फेरिस जोन। तो चाहे फेरिस जोन की बात हो तो वो भी ब्रांच लेंथ हेटेरोजेनेसिटी से जुड़ा हुआ है, फेल्स्टीन जोन है ये भी ब्रांच लेंथ हेटेरोजेनेसिटी से जुड़ा हुआ टर्म है। तो एग्जैक्टली बात करें कि हमारा जो फेल्स्टीन है उसका मतलब है दैट इज टू लॉन्ग ब्रांचेस, जो दो बड़ी ब्रांच अपन ले रहे हैं, नॉट एडजेसेंट इन टोपोलॉजी, कि जैसे ये और ये एडजेसेंट नहीं है। सिंपली जैसे ए एंड बी को अपन एडजेसेंट लें तो ये एडजेसेंट है। तो एडजेसेंट नहीं होना और वो भी दो लंबी ब्रांचेज, लंबी बोलेंगे तो दूसरी ब्रांचेज छोटी हो जाएंगी तो हेटेरोजेनेसिटी तो होगा ही होगा। तो फेल्स्टीन जोन एंड फेरिस जोन ब्रांचिंग के अंदर ब्रांच लेंथ हेटेरोजेनेसिटी के अंदर जो लॉन्ग ब्रांचेज हैं वो एडजेसेंट टोपोलॉजी में है या नहीं है उससे जुड़े हुए टर्म्स होते हैं। तो यहाँ अगर हम बात करें कि हमारा क्वेश्चन जो हमसे पूछ रहा है कि फेल्स्टीन जोन का मतलब क्या है, वो क्या रेफ़र करता है, तो मैक्सिमम पार्सिमोनी जो होती है, मैक्सिमम पार्सिमोनी का मतलब जो पार्सिमोनी प्रिंसिपल को अपन लागू करते हैं कि जो मैक्सिमम जो सही जो होना चाहिए, अब मोस्टली जो रिजॉल्व करने का तरीका है वो यही होना चाहिए, वो यहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकता। तो मैक्सिमम पार्सिमोनी फेल्स्टीन जोन के अंदर इनकंसिस्टेंट होता है। तो वैसे फेल्स्टीन जोन क्या होता है वो भी आप ध्यान रखें, और
मैक्सिमम पार्सिमोनी प्रिंसिपल इसके अंदर इनकंसिस्टेंट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए कि गिवन बिलो आर फ्यू स्टेटमेंट रिलेटेड टू बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स। ठीक है, और फाइनली अपन कुछ करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं उनको ढूंढेंगे। देखो, पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि जेनेटिक डाइवर्सिटी प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंबाइनर्स फॉर हेटेरोसिस ब्रीडिंग। देखो, प्लांट ब्रीडिंग के अंदर जो हाइब्रिड होता है उसका जो विगर है वो अगर पेरेंट से ज़्यादा होता है तो वो हेटेरोसिस कंडीशन कहलाती है, हाइब्रिड विगर कंडीशन कहलाती है। तो उसमें हम कौन से जीन को इंक्लूड करते हैं या कंबाइन किन को कर रहे हैं तो वो अपन कंबाइनर्स बोलते हैं। तो डाइवर्सिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा हमारे पास ऑप्शन है कि हम कंबाइनर्स काम में ले सकते हैं, और जितने ज़्यादा डाइवर्स प्रकार के जीन्स अपन ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में काम में लेंगे उतना ही ज़्यादा जो हेटेरोसिस है वो हमारा बढ़ कर के आएगा। तो ये बात तो बिल्कुल से सही है कि जितना ज़्यादा हमारे पास मटेरियल होगा हम उतने ही ज़्यादा हाइब्रिड और पोटेंशियल वाले हाइब्रिड बना सकते हैं। तो कंबाइनर जीन्स के गुच्छे के लेके आप ये जोड़ के देखिए क्या बनता है, ये जोड़ के देखिए क्या बनता है। तो डाइवर्सिटी है तो कर पाएंगे, डाइवर्सिटी नहीं है तो नहीं कर पाते। ठीक है, दूसरा था कि जीनोटाइपिंग बेस्ड सीक्वेंसिंग जो होती है जिसको अपन GBS टेक्निक बोलते हैं, कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई एलिक डाइवर्सिटी, कि हम उसका इस्तेमाल एलिक डाइवर्सिटी के लिए कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये हमें क्या क्या बताता है, डिस्कवर सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, SNP बताता है। तो अलग अलग सीक्वेंसेज में सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म किस प्रकार से आई है उससे अपन एलिक डाइवर्सिटी बता सकते हैं। लेकिन आगे क्या कह रहा है कि बट इज नॉट यूजफुल फॉर कंस्ट्रक्टिंग ऑफ लिंकेज मैप। तो अगर हमें डाइवर्सिटी पता होती है तो वेरिएशन पता हो जाएगा, डाइवर्जेंस पता हो जाएगा, सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी पता हो जाएगी, तो तब तो अपन यूज़ करेंगे इसको। अगर हमें अलग अलग सीक्वेंसेज कितनी मैच करती हैं, कितना उनमें डिफरेंस है, तो हम लिंकेज मैप तो उनसे बना सकते हैं। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ लिंकेज मैप्स के अंदर ये काम आएगी। तो हम इसको नेगलेक्ट ही करेंगे कि ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। ऐसे अगर हम बात करें कि जीनोम एडिटिंग, कि जैसे आपने जीनोम के अंदर कुछ भी चेंज किया बाय सीक्वेंस स्पेसिफिक न्यूक्लियस, तो जो किसी खास जगह पे कट लगाने वाले एंजाइम्स होते हैं उनको अपन न्यूक्लियस बोलते हैं। तो जीनोम में कहीं कहीं खास जगह है जो उनकी साइट है, वहाँ वो न्यूक्लियस कट लगाएंगे, उससे हम एडिटिंग करते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ गाइड RNA, कि हम कट कहाँ लगवाने हैं उसके लिए कुछ गाइड RNA इस्तेमाल कर रहे हैं, वुड result in non-homologous end joining mediated knockout and loss of function mutation। तो जब कट क्रिएट होंगे तो कट क्रिएट होने से जो DNA डैमेज रिपेयर के मैकेनिज्म्स के अंदर एक मैकेनिज्म होती है नॉन होमोलॉगस एंड जॉइनिंग रिपेयर मैकेनिज्म, तो वो काम में आ सकती है, रिपेयर सिस्टम काम कर सकता है कट लगने पे। और फिर पर्टिकुलर जो नॉकआउट्स हैं या कोई पर्टिकुलर जीन के फंक्शन हैं वो डिस्टर्ब हो जाएं, ऐसा भी हो सकता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। और फिर लास्ट वन था कि इन ए कंपैरिजन ऑफ सिंटैनी, कि अगर हम सिंटैनी को कंपेयर करें एंड कोलिनियरिटी, दो चीज़ें हैं कि सिंटैनी को कोलिनियरिटी से अपन कंपेयर करें। तो पहले अपन सिंटैनी क्या है, कोलिनियरिटी क्या है, इसको समझ लेते हैं। देखो, सिंटैनी का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ कंटिन्यूअस जीन्स, कलेक्शन ऑफ कंटिन्यूअस जीन्स located on chromosomes of different species। यानी कि अलग अलग स्पीसीज है, मान लो कि A है, B है, C है, 3 अलग अलग स्पीसीज हैं, तो उनके क्रोमोसोम्स के ऊपर मिलने वाले
कलेक्शन ऑफ कंटिग्यूअस जीन्स। कलेक्शन का मतलब गुच्छा और कंटिग्यूअस का मतलब कुछ ग्रुप है, कि एक ग्रुप के जीन हैं जो अलग अलग स्पीसीज के अंदर हमें उनके क्रोमोसोम्स के ऊपर मिलेंगे, तो उसको अपन बोलते हैं सिंटैनी। दूसरा वर्ड है कोलिनियरिटी। तो अगर हम कोलिनियरिटी की बात करें तो इसका मतलब होता है पर्टिकुलर काइंड ऑफ सिंटैनी। पर्टिकुलर काइंड ऑफ सिंटैनी। कि सिंटैनी का एक तरीका है जिसमें इन विच द जीन्स आर conserved in the same order। देखो सिंटैनिक तो ऐसे समझ लो कि जैसे ए है, बी है, सी है, 3 जीन हैं, ये अपन को एक ग्रुप के रूप में अलग अलग स्पीसीज में मिल जाते हैं, तो अपन बोलेंगे कि वो सिंटैनी में आ रहे हैं। ठीक है। कोलिनियरिटी क्या कहता है कि सिंटैनी तो है, बट जो सीक्वेंस है, जो ऑर्डर है, वो हमें वो का वो मिलेगा। यानी कि स्पीसीज 1 में देखेंगे तो ए, सी, बी यही ऑर्डर आता है, दूसरी में देखेंगे तो भी यही ऑर्डर आता है। तो एक तो होता है कि वो ग्रुप मिलेगा और एक होता है कि वो का वो ऑर्डर मिलेगा। जैसे ए के बाद में सी आए, सी के बाद में बी आए, तो ऑर्डर सेम टू सेम रहेगा। जब ऑर्डर आएगा तो ग्रुप तो अपने आप ही आएगा। एक तो ओनली वो ग्रुप के मेंबर्स आए, उनका ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, वो तो होगा सिंटैनी। और उसी ऑर्डर में आए वो है कोलिनियरिटी, कि वो बिल्कुल उसी लाइन के अंदर लग करके आएंगे। ठीक है, ये तो दोनों का मतलब आ गया। अब आप स्टेटमेंट पढ़िए कि इन ए कंपैरिजन ऑफ सिंटैनी एंड कोलिनियरिटी बिटवीन, कि अगर हम सिंटैनी को और कोलिनियरिटी को कंपेयर करें, कहाँ कंपेयर करना अपन को? डिप्लॉयड एंड पॉलीप्लॉयड प्लांट जीनोम्स। तो एक तो जैसे 2N है और एक जैसे पॉलीप्लॉयड ले लिया 6N है, तो इनमें अपन कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयर क्या कर रहे हैं? सिंटैनी की ग्रुप ऑफ जीन और ऑर्डर ऑफ दैट जीन, ऐसे। तो ये कह रहा है कि कोलिनियरिटी इज हाई, कि बिल्कुल जीन उसी सेम सीक्वेंस में मिलेंगे, ये चीज़ ज़्यादा होगी, और वो जीन मिलेंगी ये कम होगी। तो जब आप जीनोम को पॉलीप्लॉयड की तरफ ले जा रहे हैं, डिप्लॉयड, पॉलीप्लॉयड, तो सीक्वेंसेस में चेंज हो सकता है। जीन अपन को वो मिल सकते हैं, लेकिन सीक्वेंसेस ज़्यादा कंजर्व रहें ये गलत बात है, जीन मिल जाएं ये ज़्यादा सही बात है। तो कोलिनियरिटी हाई नहीं हो सकती, सिंटैनी हाई हो सकती है। यानी कि हम ये कह रहे हैं कि जीनोम भी बड़े हो रहे हैं, है ना, और उनके अंदर ऑर्डर भी नहीं बदल रहा, ऐसा कम संभावित है। वो जीन रह जाएं, ऑर्डर में कुछ चेंज हो जाए, ये सिंटैनी ज़्यादा संभावित है। तो सिंटैनी के चांसेस ज़्यादा हैं, कोलिनियरिटी के चांसेस कम है, तो बी गलत हो जाएगा। डी स्टेटमेंट अपना गलत हो जाएगा। तो बी एंड डी दोनों गलत हैं, यानी कि ए और सी राइट है। दोबारा देखते हैं, जितने ज़्यादा जीन होंगे आप उतना ज़्यादा कंबाइनर्स यूज़ करके हेटेरोसिस निकाल सकते हो। ठीक है। अगर आपको पॉलीमॉर्फिज्म पता लग रहा है तो उससे अपन लिंकेज मैप वगैरह बता सकते हैं कि कौन किसके साथ कहाँ कनेक्ट है। और अगर कट लगते हैं तो रिपेयर के मैकेनिज्म काम कर सकती हैं। कोई सेगमेंट अगर रह गया है तो लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो सकते हैं। जीन से हमें अलग अलग स्पीसीज में मिल जाएं, प्लॉइडी लेवल पे मिल जाएं, उसकी संभावना ज़्यादा है। उनके ऑर्डर भी वो रह जाएं, इसकी संभावना कम है। तो ऐसे कुछ अच्छे स्टेटमेंट डले हुए थे क्वेश्चन में, तो आप वीडियो को बहुत आराम से सुनना। आई होप ये चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, और ये जो UPGMA मेथड है फाइलोजेनी ट्री बनाने का, उसके ऊपर आधारित था। एक अलग से वीडियो इसके लिए मैंने पूरा
इस मेथड को समझाने के लिए बनाया है और YouTube के ऊपर अवेलेबल है। आप उस वीडियो को ज़रूर से देखिए ताकि स्टेप बाय स्टेप वो सारा आपको समझ में आए, क्योंकि अगर आप YouTube के ऊपर बाकी वीडियो देख रहे हैं तो वहाँ इस क्वेश्चन को 100% गलत तरीके से समझाया हुआ है। हालांकि हम किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते, सबका अपना अपना तरीका होता है पढ़ाने का, बट एग्जैक्टली टॉपिक क्या पढ़ा रहे हो यूट्यूब के ऊपर पढ़ाया जा रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि अपन कुछ भी पढ़ा देंगे या बच्चों को हम मिसगाइड कर दें या कैसे भी अपन कह दें कि हाँ ऐसे आंसर आ गए। ये गलत बातें होती हैं। हाँ, स्टूडेंट की भी ड्यूटी बनती है कि वो सही क्या है वो समझे, तरीका सही क्या है वो समझे, और थोड़ा सा मेहनत करने की बात होती है। आप खुद भी यूट्यूब के ऊपर जा सकते हो, बहुत अच्छे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। आप इंडिया से बाहर के जो फॉरेन साइंटिस्ट हैं, जो टीचर्स हैं, उनको भी आप फॉलो कर सकते हो। तो आप अच्छे कंटेंट को चूज़ करना भी बहुत ज़रूरी है। कोचिंग का बड़ा नाम होने से आपको सही ही पढ़ाया जा रहा है इसका श्योरिटी नहीं है, क्योंकि ये बहुत सारा सिस्टम इसी प्रकार से काम कर रहा है। तो आप चीज़ों को अगर तैयार कर रहे हो और स्पेशली अगर कोई नई चीज़ तैयार कर रहे हो तो वहाँ आपको बहुत सीरियस होना है। तो ये आप लास्ट वीडियो में ज़रूर से देखना, उस वीडियो के अंदर मैंने पूरा इसको डाला हुआ है। आई होप ये आपको वहाँ पे मिलेगा और आप इसको अच्छे से समझ भी पाएंगे। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन था कि द फिगर बिलो शोज ए जीन डुप्लीकेशन इवेंट। तो जीन डुप्लीकेशन यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है, और जीन डुप्लीकेशन के बाद में डाइवर्जेंस हुआ है, डाइवर्जेंस इवेंट इन स्पीसीज 1 and 2। तो जीन डुप्लीकेशन का मतलब कॉपी डबल होगी, और कॉपी डबल होने के बाद में वो डाइवर्स भी हुए हैं, उनके बाद में उनमें चेंजेस भी आए हैं, तो उनको लेकर के ये डायग्राम है। देखो जैसे ये वाइट कलर का जीन था, ये एंसेस्ट्रल जीन है, डुप्लीकेशन से पहले ना, बिफोर डुप्लीकेशन। तो एक ही कॉपी है। उसके बाद में जीन डुप्लीकेशन हुआ और इसकी 2 कॉपी बन गई, और दूसरी जो कॉपी बनी है उससे डिफरेंट कलर आ रहा है। तो ये हमारी एक कॉन्सेप्ट होती है कि जैसे एंसेस्ट्रल जीन है और उसकी कॉपी हो जाए, तो यहाँ पे फर्स्ट कॉपी जो कि ओरिजिनल है और दूसरा उसका डुप्लीकेट है। तो डुप्लीकेट जो जीन है उसको न्यू फंक्शन असाइन हो सकता है। तो यहाँ पे सेम वही हुआ है कि उसको एक नया कलर प्रोड्यूस कर रहा है, तो एक नया फंक्शन आ गया है कि उसमें उसी जीन की कॉपी से बना हुआ है लेकिन उसमें चेंजेस हैं और वो डिफरेंट कलर दे रहा है। तो डुप्लीकेट जीन एक नए फंक्शन के लिए काम में आते हैं। ये हमारा एक कॉन्सेप्ट है। इससे भी कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ तक तो अपन डुप्लीकेट अपना हो गया, डुप्लीकेशन इवेंट हो गया। अब डुप्लीकेशन के बाद में क्या हुआ वो हमें आगे बताया गया है, ठीक है। अब हमको एरो फॉलो करने हैं। पहला है ए का कनेक्शन दोनों ब्लैक से, यानी कि जो डिफरेंट कलर है उससे है। तो कोई जीन जो कि एंसेस्टर में था और फिर उसके दोनों डिसेंडेंट में है, तो ये एंसेस्टर में भी था और उसके दोनों डिसेंडेंट्स में भी है, तो उसको अपन बोलते हैं, है ना, स्ट्रेट है कि वो पूर्वज में था और फिर उसके आगे बाइफर्केशन हुआ तो दोनों लाइंस के अंदर है वो, तो उसको अपन बोलते हैं ऑर्थोलॉग्स। तो ए का मतलब तो हो जाएगा ऑर्थोलॉगस जीन। देखो यहाँ पे आपको ये भी समझना है कि हम जिसको यहाँ पे पॉइंट ए से कनेक्ट कर रहे हैं वो डुप्लीकेशन के बाद का नया वर्जन है जीन का, लेकिन डुप्लीकेशन होने के बाद
पूर्वज तो यही बन गया पेरेंट। अब उसके पेरेंट से आगे की डाइवर्सिफिकेशन की जो लाइन्स उसमें अपन देख रहे हैं, तो दोनों में ये करेक्टर प्रेजेंट है। तो ये हो गया हमारा ऑर्थोलॉग कि एंसेस्टर में भी था वो और उसके डिसेंडेंट्स में भी है, तो उसमें कोई चेंज नहीं है। दिस इज ऑर्थोलॉगस जीन। ऐसे अपन बी की बात करते हैं, तो बी में क्या है कि एक तो है डिफरेंट कलर वाला और दूसरा कंपेयर करना पड़ रहा है अपन को ओरिजिनल कलर जो कि डुप्लीकेशन से पहला था। तो ये फिर डुप्लीकेशन के बाद का है, आफ्टर डुप्लीकेशन है। तो बी का मतलब हो जाएगा पैरालॉग या पैरालॉगस जीन्स। तो डुप्लीकेशन इवेंट से जुड़ा हुआ जो होता है वो पैरालॉग है, रिलेटेड टू जीन डुप्लीकेशन। तो लिनेज के अंदर कई करेक्टर आ गया, उसके बाद में वो डिसेंडेंट्स में है, दैट इज ऑर्थोलॉग। और वो पैरालॉग कंडीशन में कब मानेंगे, जब वो डुप्लीकेशन इवेंट से आया हुआ हो और फिर वो दोनों को अपन को यानी कि एक ओरिजिनल और एक डुप्लीकेशन दोनों को अगर कंपेयर करना पड़ रहा हो तो वो पैरालॉग कंडीशन होती है। तो ऑप्शन वाइज देखेंगे तो ए अपना ऑर्थोलॉगस है, बी अपना पैरालॉगस है। बी एंसेस्ट्रल नहीं है। एंसेस्ट्रल तो वो होता है ना जो सबके अंदर प्रेजेंट है, तो डुप्लीकेशन इवेंट यहाँ पे हो गया, तो एंसेस्ट्रल तो अपन यहाँ पे लगाएंगे नहीं। डुप्लीकेट जीन ये केवल मिसगाइड करने के लिए दिए हुए टर्म्स थे। बाकी डुप्लीकेशन के बाद में जो जीन है वही आगे के डिसेंडेंट लिनेज के अंदर है, ऑर्थोलॉगस है, बिल्कुल स्ट्रेटली सीधा का सीधा मिल गया। और अगर डुप्लीकेशन से उसका कनेक्शन है तो पैरालॉगस बोलेंगे। देखिए एक और सिंपल तरीके से भी आप इसको समझ सकते हैं ताकि कन्फ्यूज़न और भी कम हो जाएगा। देखो जैसे स्टार्टिंग अपन ने एंसेस्टर से कर ली कि एंसेस्ट्रल वाइट कलर है और उसके बाद में अपन डुप्लीकेशन इवेंट ले लेते हैं कि यहाँ पे डुप्लीकेशन हो गया। तो डुप्लीकेशन होने से रेड भी है, वो नया कैरेक्टर रेड आ गया, डुप्लीकेशन भी हो गया, वाइट भी आ गया। अब इसके बाद में डाइवर्सिफिकेशन है तो अपन इसको डाइवर्सिफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो वाइट भी है और रेड भी है। अब अपन जो ए को फॉलो कर रहे हैं, ए का मतलब है दोनों के अंदर रेड और रेड। तो दोनों में अगर अपन रेड को देखते हैं तो ये जो डिसेंडेंट है, जैसे मान लो कि ये ग्रुप ए है, ये बी है, ए बी तो मत लिखिए क्योंकि यहाँ पे ए बी दिया हुआ है, एक्स एंड वाई कर दीजिए इनको। हाँ जैसे ये एक्स है और ये वाई। तो अगर हम ओनली रेड की बात करते हैं तो रेड तो क्या था कि डुप्लीकेशन के बाद में आ ही गया था और वो फिर इसलिए दोनों में है, तो ये तो हो गया ऑर्थोलॉग। अब ऐसे दूसरा कंपेयर करते हैं अपन। दूसरा कंपेयर अपन को करना पड़ रहा है, रेड का कंपेयर कर रहे हैं अपन वाइट से। तो एक लिनेज का रेड है और एक का वाइट है, तो ये जो अपन को एक साथ एक ग्रुप में मिलते हैं ये डुप्लीकेशन की वजह से, तो दिस वाई पैरालॉग। तो हम किन को कंपेयर कर रहे हैं और वो किस वजह से मैच और डिसमैच कर रहे हैं। अगर वो मैच कर रहे हैं तो वो ऑर्थोलॉग है, मैच नहीं कर रहे हैं तो डुप्लीकेशन से आए हुए हैं तो पैरालॉग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। ये था कि फॉलोइंग टेबल है जहाँ पे एवोल्यूशन की प्रोसेस है और उससे जुड़े हुए कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि पैरेललिज्म है, कन्वर्जेंस है, इंट्रोग्रेशन है, हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। आगे इनके कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं कि अपन को इनको कोरिलेट करना है। देखो जब हम बात करते हैं कि क्लोज रिलेटेड ग्रुप्स इवॉल्व सिमिलर कैरेक्टर्स, तो गिवन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ये पैरेललिज्म है। जैसे अपन को इवोल्यूशन के अंदर लेते हैं,
और अगर इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज को अगर हम उसमें क्रॉस ब्रीड करते हैं, यानी अलग अलग स्पीसीज को अगर हम आपस में क्रॉस ब्रीड करते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन है। और क्रॉस ब्रीडिंग बिटवीन स्पीसीज इज मेडिटेड बाय रिपीटेड बैक क्रॉसिंग, कि हम बार बार बैक क्रॉस करते हैं तो ये इंट्रोग्रेशन है। और अगर हम ये कहें कि दो या दो से ज़्यादा अलग अलग ग्रुप्स वाले और उनमें अगर सेम कैरेक्टर आ जाएं तो ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होता है। तो सेम इकोलॉजिकल प्रेशर में होने पे कैरेक्टर्स उनके मैच करने लग जाते हैं तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, यानी कि हमारा ए जो है पैरेललिज्म उसमें 1 आएगा, कन्वर्जेंस के अंदर 4 आएगा, इंट्रोग्रेशन के अंदर 3rd आएगा और हाइब्रिडाइजेशन के अंदर 2nd आएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 में ये सारे ऑप्शन अपन को मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन कि ए प्लांट स्पीसीज विथ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, तो उसके फ्लावर यूनिसेक्सुअल हैं, ठीक है फॉलोइंग कैरेक्टर्स, उसकी फ्लोरल लॉन्जिविटी है 12 घंटे की, उसके पुष्प 12 घंटे तक फंक्शनल है, 12 आवर फ्लोवर लाइफ है उसकी ना, ठीक है। पोलन ओव्यूल रेशियो उसका है 10:1। पोलन ओव्यूल यानी कि उस स्पीसीज में ओव्यूल की तुलना में 10 गुना ज़्यादा पोलन बनते हैं। और मेल एंड फीमेल फ्लावर्स विथ सिंक्रोनाइज एंथेसिस, और उनमें फ्लावर की जो ओपनिंग होते हैं, एंथेसिस का मतलब फ्लावर का खुलना होता है, ओपनिंग ऑफ फ्लावर ये सेम टाइम पे है, यानी कि जिस समय पे मेल पुष्प खिल देंगे उसी समय पे फीमेल फ्लावर खिलेंगे। और 12 घंटे तक फ्लावर की लाइफ है और 10 गुना ज़्यादा उनमें पोलन बनती है, उसके करैक्टर है। गिवन दीज विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूटेशन वुड बी मोस्ट डिट्राइमेंटल टू सीड सेट, तो पौधे के अंदर सीड सेटिंग तब होगी जब उसमें फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के पहले पॉलिनेशन होगा। तो सीड सेट का मतलब हो गया पॉलिनेशन की सक्सेस, कि अगर पॉलिनेशन हो गया तो फर्टिलाइजेशन होगा और सीड सेट होगी। लेकिन हमारी सीड सेटिंग के ऊपर सबसे ज़्यादा ख़राब असर कब पड़ेगा, यानी कि कौन सा सिचुएशन लें अपन, कि कौन सा म्यूटेशन लें जिसका ज़्यादा फर्क पड़ना चाहिए, वो अपन को बताना है। देखो, अगर पोलन ओव्यूल रेशियो 3:1 हो जाए, यानी कि जो पोलन पहले 10 गुना थे, अगर अब वो 3 गुना ही बने तो ऑब्वियसली जो सक्सेस है कि जैसे पोलन पौधा क्यों बनाता है, ऑब्वियसली उसको या तो हवा से पहुंचाने होते होंगे, पानी से, तो हमें बताया नहीं कि कैसा पौधा है, इंसेक्ट होगा। तो जो अवेलेबल एजेंसी है उसको पौधा यूज़ करता ही है, और उसके बावजूद उसको 10 गुना बढ़ाने पड़ते हैं क्योंकि उसकी मैकेनिज्म है ही ऐसी। तो अगर वो 3 गुना ही बना रहा है तो हमारा जो वैल्यू है वो लगभग 33% कम हो जाएगा, कि 33% सक्सेस है वो गिरेगी, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि लॉन्जिविटी ऑफ मेल एंड फीमेल फ्लावर विल इंक्रीज टू 16 आवर्स, कि 16 आवर्स तक हम उनकी लॉन्जिविटी को बढ़ा देते हैं। तो लॉन्जिविटी अगर बढ़ाएंगे तो पॉलिनेशन के लिए फ्लावर्स आपको सही कंडीशन में मिलेंगे, वो तो इंक्रीज हो जाएगी, तो ये तो डिट्राइमेंटल हो ही नहीं सकता। अगर फूल जो पहले 12 घंटे तक ठीक ठाक कंडीशन में थे, अब वो 4 घंटे एक्स्ट्रा खुले रहेंगे, तो पॉलिनेशन की सक्सेस तो उनमें बढ़ जाएगी। तो ये तो गलत है कि जो पहले 12 घंटे तक फंक्शनल थे वो अब
16 घंटे नहीं 4 घंटे एक्स्ट्रा हो गया तो ये तो प्रॉफिट का काम हो गया, नुकसान का थोड़ी है। ऐसे था कि एंथेसिस इन मेल फ्लावर अकर 2 आवर्स आफ्टर फीमेल फ्लावर, कि फीमेल फ्लावर से 2 घंटे बाद मेल फ्लावर खिलेंगे। तो उससे कोई ज़्यादा फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि मेल फ्लावर जब खिलेंगे तो उसके बाद में भी यहाँ पे लॉन्जिविटी है वो 12 घंटे की है, तो आप 2 घंटे माइनस कर दीजिए, तो अभी भी 10 घंटे इनके पास हैं जिस समय पे ये दोनों खुले हुए हैं। तो ज़्यादा फर्क, हालांकि फ़र्क तो पड़ेगा कि पॉलिनेशन के चांसेस 2 घंटे के अकॉर्डिंग कम तो होंगे, लेकिन फिर भी 10 घंटे बचे हुए हैं, ठीक है। और अगर अपन पोलन ओवल रेशियो जो है वो अपन 15:1 कर दें तो अभी तो पॉलिनेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे कि अब 15 गुना पॉलन हो गए, तो वो तो फ़ायदे का हुआ। तो अगर हम बात करें कि सक्सेस जो है सीड सेट की वो पॉलिनेशन पे डिपेंड करती है, फ्लावर्स कितने खुले हुए हैं उस पर डिपेंड करती है, दोनों सेक्स वाले खुले हुए उस पर डिपेंड करती है। तो अगर हम रेशियो को कम कर देते हैं, यानी कि पॉलन्स का नंबर अगर अपन घटा देते हैं तो ये ज़्यादा नुकसानदायक चीज़ होगी। तो आंसर विल बी फर्स्ट वन, बाकी सारे क्या है गलत है। तो ये कुछ क्वेश्चंस आज की हमारी क्लास में डिस्कशन में रहे और बहुत ही सिंपल तरीके से इन सबको हमने डिस्कस किया। तो आई होप आपको ये चीज़ें बाय कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुई होंगी और जहाँ कुछ कैलकुलेशन का रहा होगा, समझने का रहा होगा, तो वो भी क्लियर हुआ होगा। आप लास्ट क्वेश्चंस के साथ में जितना ज़्यादा काम करेंगे उतना ज़्यादा लैंग्वेज के साथ आपका जो फैमिलियरनेस है वो बढ़ेगा। रियल एग्ज़ाम के अंदर आप ज़्यादा अच्छे से क्वेश्चन कर पाएंगे। तो आप CSIR नेट एग्ज़ाम 2024 दिसंबर के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो डेफिनेटली ये डिस्कशन सेशन आपके बहुत काम का रहने वाला है। कंटेंट के साथ में आपको क्वेश्चन एग्जैक्टली सही करना सीखना चाहिए और ये सीरीज़ आपको इस चीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्प देने वाली है। तो आप वीडियोस को रेगुलर देखिए, रिपीट करके देखिए। अगर फिर भी आपको कहीं कुछ डाउट रहता है या किसी क्वेश्चन को आप प्रॉपरली नहीं समझ पाते हैं या आपका कोई ऐसा इश्यू है जो अभी क्लियर नहीं हुआ है, टॉपिक के रिगार्डिंग हो सकता है, क्वेश्चन के रिगार्डिंग हो सकता है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताने की कोशिश कीजिए, मैं उसका ज़रूर से आंसर दूंगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस रेगुलर मिलते रहें और प्रॉपर कोर्स के लिए आप हमारी वेबसाइट के ऊपर भी जा सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड लक आप सभी को।